आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत रेलेवेंट है एमपी जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी के लिए, स्पेशली मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए। और टॉपिक है एग्जाम्शन। ठीक है, 205 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखिएगा बिकॉज हम इसमें 3-4 सेक्शंस के इंटरप्ले देखने वाले हैं। 205 है जो बेसिक एग्जाम्शन की बात करता है कि कब एग्जाम्शन का ऑर्डर पास किया जा सकता है। फिर हम इसको 299 के साथ कनेक्ट करेंगे, 317 से कनेक्ट करेंगे और 273 से कनेक्ट करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू राइट एन आंसर, क्योंकि 273 से आप इंट्रोड्यूस करोगे अपना आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस और हम थोड़ा 482 भी डिस्कस करेंगे कि 205 की जो एप्लीकेशन है क्या वो हाई कोर्ट में भी लग सकती है 482 में, तो द आंसर इज़ येस। सो वी आर गोइंग टू कवर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस राइट नाउ। तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। नाउ व्हाट इज़ एग्जाम्शन? एग्जाम्शन मतलब कि आप एब्सेंट हो और आपकी एब्सेंट होने के कारण आप पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपको एग्जाम्शन मिल गया। कई बार आप कॉलेज में भी एग्ज़ाम देते हो, आपकी अटेंडेंस कम होती है तो आपको एग्जाम्शन मिल जाता है कि हाँ ठीक है तुम अभी एग्ज़ाम मत देना, बाद में दे देना। सो सिमिलरली जनरल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि जो रूल है वो ये बोलता है कि अक्यूज्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज ट्रायल। ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ही हैज़ टू बी प्रेजेंट। वाई? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि किन ग्राउंड्स पे उसको डिफेंस लेना है, तभी तो पता चलेगा जब उसे वो सामने वहाँ पर प्रेजेंट होगा कि क्या चल क्या रहा है उसके केस में। और दूसरा कि बार बार अगर वो एब्सेंट हुआ तो कोर्ट बार बार एडजर्नमेंट करेगी, है ना, और उसके कारण जो वो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो और डिले होगा। तो ये दोनों तरफ से चलता है, अक्यूज के फेवर में भी और जनरल ट्रायल के फेवर में भी और बेनिफिट में भी। अच्छा, अब किन ग्राउंड्स पे एग्जाम्शन होंगे? अगर रूल ये है कि भाई अक्यूज को होना चाहिए तो एग्जाम्शन किन ग्राउंड्स पे होंगे? तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, केस के फैक्ट्स क्या है, अक्यूज की कंडीशन क्या है, उसकी पर्सनल अपीयरेंस की कितनी ज़रूरत है ना। तो ये हर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे अलग रूल अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल कंडीशन है ना, वो कहीं पर किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है अक्यूज्ड, या कोई पब्लिक ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया, या कोई ऐसे रेप्यूटेड बंदा हो गया, लॉयर हो गया, जिसको अगर बार बार आना पड़ा ट्रायल में तो उसका अदरवाइज जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा हिंडर हो जाएगा, उसके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या और ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर अक्यूज्ड का होना वाइटल है, जैसे 313 की स्टेज है जहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है, बोलता है कि बताओ भाई तुम्हारा क्या कहना है इस केस में। तो उन केसेस में देखना पड़ेगा कि कितनी आपकी पर्सनल अपीयरेंस की अक्यूज की ज़रूरत है। ठीक है, ये कोर्ट जनरली कब अलाउ कर देती है? जब उसको लगता है कि अगर मैंडेटरी अपीयरेंस किया तो इट विल कॉज हिम सीरियस डिफिकल्टी इन एंड इनकन्वीनियंस। ये देखिए, and comparative advantage would not outweigh the non presence of the accused। हमने पढ़ा होगा, अगर आपने टेम्परेरी इंजंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें 3 ग्राउंड होते हैं, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल लॉस। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मतलब आप ये देखो कि उसके प्रेजेंस से कितना फ़ायदा हो रहा है और उसकी एब्सेंस से कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो फालतू में उसको बुलाने का कोई सेंस नहीं है। Okay, now 205, when we talk about 205 CRPC, it says magistrate may dispense with the personal attendance of accused। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप 317 में देखोगे तो उसमें मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है वेन एवर अ मैजिस्ट्रेट इशूज़ अ समन। अब यहाँ पर समनिंग की स्टेज बात हो रही है, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, है ना, समन भेजा जा रहा है। अगर मैजिस्ट्रेट व्हेन ही इज़ इशूइंग अ समन, अगर उसको लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस की सच कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसको प्लीडर को बोल सकता है कि भाई तुम अपीयर हो जाओ इंस्टेड ऑफ हिम, देन द मैजिस्ट्रेट कैन वेरी वेल डू इट। ठीक है, बट द मैजिस्ट्रेट inquiring into or trying the case in his discretion at any stage of the proceeding direct the personal attendance if necessary, such enforce such attendance in manner herein before provided। तो बोल तो सकता है कि भाई तुम ठीक है तुम बाद में प्रेजेंट हो जाना, या अभी तुम्हें हम एग्जाम। अब ये याद रखना, ये जो एग्जाम्शन है ना वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है और टिल दी एंड भी हो सकता है, मतलब पूरी प्रोसीडिंग के लिए भी हो सकता है। तो ये कोर्ट मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पे है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो अलाउ तो कर सकता है, बट अगर उसको लग रहा है किसी भी स्टेज पे, मान लो 313 की स्टेज आ गई कि भाई मुझे इसकी अटेंडेंस चाहिए, तो वो फिर बुला सकता है कि तुम आओ अपना स्टेटमेंट दो और फिर
दोबारा अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो. सो अगेन व्हाट आई सेड, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्यूज को यहाँ पर खुद पर्सनली एग्जाम्प्ट होने की एप्लीकेशन नहीं लगानी है. ये मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है, इवन विदाउट ही हैज़ पुट दिस थिंग इन हिज प्रेयर कि मुझे एग्जाम्पशन चाहिए, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट कर सकता है. लाइक आई टोल्ड यू, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है. अब जब आंसर लिखोगे ना, जब एमपी जुडिशरी में आप आंसर लिखोगे, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मीन्स में, तो यू विल स्टार्ट योर आंसर विद 273, है ना. 273 क्या बोलता है कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस ये है कि आपको द प्रेजेंस द अक्यूज्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट, ओके, एंड एग्जाम्पशन इज नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट बट एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन. तो आप ये एक बार 273 देख लेना उसकी लैंग्वेज क्या है, बट लार्जली ये बोलता है कि भाई जो जनरल रूल है ना, क्योंकि 273 जो चैप्टर ये अपना 23 चैप्टर में आता है, एविडेंस, ये इंक्वायरी एंड ट्रायल, है ना, इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो वो क्या बोलता है कि एविडेंस हैज़ टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड. तो एक बार या ये देख लेना कि क्या बोलता है 273. बस अगर आप थोड़ा सा स्किम थ्रू ही करोगे तो इट्स फाइन, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ 317, ठीक है. 317 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस. अब देखो यहाँ पर एट एनी स्टेज बोल रहा है, एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस चैप्टर. अब यहाँ पे क्या हुआ, 205 में वो सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में बोल रहा था, इशू ऑफ समन में तो एकदम बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग की बात कर रहा था, यहाँ पर एट एनी स्टेज बात कर रहा है. तो कहने का क्या मतलब है कि अक्यूज्ड जो है वो अक्यूज्ड का राइट है, राइट तो क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन, बट जो सीआरपीसी है उसने अक्यूज्ड को ये एंटाइटलमेंट दिया है कि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी स्टेज पे एग्जाम्पशन सीख कर सकता है या उसको मिल सकता है. और देखिए इसमें लिखा है इफ़ अ जज और मैजिस्ट्रेट, राइट, तो यहाँ पर सिर्फ मैजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन भी दे सकता है. तो अगर किसी भी जज या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है in the interest of justice, or the accused persistently disturbs the proceeding in the court. अगर कोर्ट को लगता है कि यार इट्स बेटर दैट ही इज़ नॉट देयर, क्योंकि वो बार बार इंटरप्ट करेगा प्रोसीडिंग को, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ट्रायल प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, तो उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है कि ठीक है नहीं अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है. पर देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तो अक्यूज्ड का राइट है, वायलेट हो रहा है तो उसका पूरा से होना चाहिए, राइट. तो उससे पूछ के ही उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा. और कई बार क्या होता है, एक अंडरटेकिंग टाइप का भरवा लेते हैं कि तुम लिख कर दो कि जो भी तुम अगर तुम्हारे एब्सेंस में जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अक्यूज्ड का एक प्लीडर होना चाहिए जो हर एक स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में आने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए तैयार हो. अगर उसका अक्यूज्ड का कोई प्लीडर ही नहीं है, बेचारे को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर अगर जज या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, तो फिर उस केस में वो क्या करेगा, जज ट्रायल या इंक्वायरी एडजर्न कर देगा, कोई नई डेट लगा देगा. और या फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो एडजर्न कर देगा या तो बोलेगा कि अरे इतने सारे अक्यूज्ड है ना और एक ही बंदा बार बार डिले कर रहा है, तो हम सेपरेट ट्रायल को स्प्लिट कर देते हैं. ये जो अक्यूज्ड है जो नहीं आ रहा है, बार बार वो नहीं आ पा रहा है किसी कंडीशन से, उसके पास प्लीडर भी नहीं है कि उसके एब्सेंस में प्लीडर को बोले भाई तू आ जा, तो इन दैट केस जो स्प्लिट ट्रायल है उसको भी ऑर्डर किया जा सकता है. अब इसको बड़े ध्यान में रखिएगा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट केस है 2023 का, हम डिस्कस करेंगे. पर अभी हम ये देखते हैं कि क्या लिबरल, कब कोर्ट लिबरल अप्रोच रखेगी, कब स्ट्रिक्ट अप्रोच रखेगी एग्जाम्पशन को लेके. देखो जनरल क्या है, जनरली लिबरल अप्रोच रहती है. क्यों? क्योंकि बार बार एडजर्नमेंट देना पड़ेगा सिर्फ अक्यूज्ड की प्रेजेंस को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है. तो अब कोर्ट इसलिए देती है कि चलो ठीक है, मतलब ट्रायल स्मूथली चलता रहे और अपीयरेंस जब तक ज़रूरी नहीं है कि वो अक्यूज्ड को भी बांध के रखा जाए, बेचारे हर डेट पे उसको ट्रायल पे आना पड़ रहा है, उसकी भी लाइफ है, ही हैज़ डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ लाइफ, तो वो चीज़ उसकी अनहिंडर्ड रहे, ठीक है. और बट कई बार क्या होता है कि उसकी जो प्रेजेंस है वो इफ़ेक्टिव डिस्पोजल के लिए ज़रूरी हो जाती है. मैंने क्या बोला था, या तो उसके इंटरेस्ट के लिए होगा या तो इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केस के लिए होगा. जैसे 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो उसको आना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, वो है ना, टीआईपी करवाना है उसका तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी होगी. या तो वो जो अक्यूज्ड है वो औरत है या बूढ़ा है कोई, या बीमार है ना, डेली वेज वर्कर है, बिजी इंसान है
है ना, डिफरेंट सिटी में रिसाइड कर रहा है, और उसको सिर्फ, अभी हम एक केस पढ़ेंगे जहाँ पर कोर्ट ने एग्जाम्शन ग्रांट किया था सिर्फ इस ग्राउंड पे क्योंकि उस बंदे को हैदराबाद से दिल्ली बार बार आना पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ इस केस से रिलेटेड, और उसका अदरवाइज लोकल बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, तो कोर्ट ने बोला हाँ भाई एग्जाम्शन हम ग्रांट कर देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोफेसर, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, राइट। अगर मेरे अगेंस्ट FIR हो जाती किसी दूसरी स्टेट में, मुझे बार बार आना पड़ रहा है, ट्रायल वहाँ चल रहा है, तो मैं एप्लीकेशन एग्जाम्शन की लगाऊंगी कि सर मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास दूसरे बतेरे काम है, ठीक है। तो या फिर कोई अक्यूज है जिस पे सिर्फ कोई पब्लिक सर्वेंट है जिस पे एक्यूजेशन ही उसके ऑफिस के कारण लगी बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और वाज समथिंग दैट दे हैड डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उस केस में एग्जाम्शन ग्रांट की जा सकती है। तो जो मैं केस बोल रही थी ये एक दूसरा केस है, पुनीत दालमिया वर्सेस CBI 2020 का है, वही जो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने इस केस में एग्जाम्शन इसलिए ग्रांट करी क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसको दिल्ली से हैदराबाद ट्रैवल करना पड़ा था रेगुलरली जस्ट टू अटेंड द ट्रायल, और उसके लोकल बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, लाइक आई टोल्ड यू कि एग्जाम्शन किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, या तो मतलब किसी भी टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं, या तो थ्रू आउट प्रोसीडिंग कर सकते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ये जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है और ये समन्स केस में होता है। बट अगर ऐसी जो हमने जो ऊपर की कंडीशंस देखी, अगर वो कंडीशंस वारंट केस में भी एप्लीकेबल है ना, तो वो वारंट केस में भी सेम प्रिंसिपल लग सकता है एग्जाम्शन का। जनरली समन्स केस में क्यों होता है, क्योंकि लेस सीवियर होता है, तो ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं उसकी एब्सेंस, है ना। कोई बहुत ही मर्डर रिलेटेड है, मर्डर कर दिया या रेप किया है और उसको एग्जाम्शन दे दिया और वो बंदा आया ही नहीं है ना, अक्यूज्ड ही नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेल हो जाती है प्रोसीडिंग, हम वो चाहते नहीं हैं। तो कोर्ट ने इस केस में बोला था कि नहीं, वारंट केसेस में भी हो सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कब देंगे, स्ट्रिक्ट अप्रोच कब रखेंगे, जब ऑफेंस जो है वो सीरियस है, उसका कंडक्ट बहुत अजीब रहा है ना। बट अगेन ये केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस होती हैं जब हम एग्जाम्शन ग्रांट करते हैं ना, तो कंडीशनल ग्रांट होती है। जैसे हम बेल को ग्रांट करते हैं तो उस पर कंडीशंस लगाते हैं ना, वैसे अगर एग्जाम्शन ग्रांट करें तो कुछ कंडीशंस लगी रहती हैं। पहली कंडीशन तो भाई कि अक्यूज्ड यही नहीं डिनाई करने लगेगा कि मैं तो अक्यूज्ड ही नहीं हूँ उस केस पे, राइट, ओनली देन एग्जाम्शन विल बी ग्रांटेड। पता चला एग्जाम्शन ग्रांट किया फिर अगले दिन वो डिफेंस लेकर आ गया जी मैं तो अक्यूज्ड ही नहीं हूँ। दूसरा कि काउंसिल, उसका जो काउंसिल है ही हैज़ टू बी प्रेजेंट ऑन ऑल द पोस्टिंग डेट, जब जब उसको बुलाया ही हैज़ टू बी देयर, ठीक है। दूसरा वही अंडरटेकिंग कि भाई उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके अगेंस्ट एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो, एंड ही विल बी अवेलेबल ऑन एनी डेट व्हेन ही इज कॉल्ड। और कई बार ना एडिशनल कंडीशन भी लगा देते हैं कि अमाउंट डिपॉजिट कर दो या बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो श्योरिटी के साथ, जस्ट टू इंश्योर दैट ही इज प्रेजेंट, ठीक है। ये केस ये वाला था, इसमें ये देखिए एस मुजीबार रहमान वर्सेस स्टेट 2023 का केस है। इसमें ये जो 317 सबसेक्शन 2 की बात करें ना कि कब हम ट्रायल स्प्लिट कर सकते हैं, हमने देखा ना ट्रायल स्प्लिट किया जा सकता है अगर बंदे के पास खुद का लॉयर नहीं है, राइट और उसकी पर्सनल अपीयरेंस लगता है कि नहीं भाई ज़रूरी है, तो या तो क्या करेंगे अडजर्न कर देंगे या तो ट्रायल स्प्लिट कर देंगे कि भाई अलग ट्रायल चलता रहे, फालतू दूसरे लोग क्यों सफ़र करें। तो उस केस में बोला गया है कि ट्रायल स्प्लिट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक, मतलब तब इन केस उस केस में नहीं कर सकते अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई है। तो ये देखो बड़ा प्यारा केस है और ये मैंने इसलिए फैक्ट्स आपको दिखाएं क्योंकि ये आप जनरली समझना चाहोगे। तो 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो कुछ दो पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज हुआ पुराने नोट्स का, और एक बंदे ने प्रॉमिस किया होगा कि मैं आपको नए नोट्स दूंगा 2,000 रुपये के, बट उससे 30 लाख रुपए ले लिए और फिर वो पैसे लेकर भाग गया। उसने जो वो है कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेंट फाइल करी पुलिस में। अब बाद में बट उसको पता चला कि यार ये तो पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली उन लोगों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बीच में और वो कुछ अक्यूज्ड के बीच में। तो उसने क्या किया, एसपी को लेटर लिखा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये आपको पता होगा कि अगर एफआईआर लेने से भी मना कर देती है ना पुलिस, तो आप एसपी को लेटर लिख सकते हो। तो इसने एसपी को लेटर लिखा कि मेरी प्रॉपरली ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे क्योंकि देयर इज अ कल्यूजन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड सर्टेन अक्यूज्ड पर्सन्स। तो इसमें जब उसको पता चला तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जल्दबाजी में डिफेक्टिव चार्जशीट पेश कर दी जुडिशियल ऑफिसर के पास, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाई कंप्लेनेंट ने, जो मैजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दी
कि हमें लगता है सॉरी पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि उसे लगा कि नहीं यार इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्योंकि बहुत हरिड वे में हो गया है। तो बाद में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने बोला कि और तो फिर जो कंप्लेनेंट था उसने बोला कि नहीं ये बार बार क्या कहते हैं अक्यूज्ड का प्रेजेंस ज़रूरी है और बार बार जजमेंट हो रहा है, तो आप स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल कर दो, हमारा अलग चलने दो, जो जितने अक्यूज्ड एटलीस्ट आ गए उनका तो ट्रायल चलने दो। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग ऑफ ट्रायल अंडर 317 सबसेक्शन 2 कैन नॉट बी डन व्हेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी तीसरा सेक्शन क्या है जो कि एग्जाम्पशन की बात करता है, वो है 299। अभी ना स्पीडी जस्टिस पे बेस्ड है। ये बोल रहा है कि अगर मान लो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आ बैठे हैं, ठीक है, वो बेचारे तैयार हैं एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन कराने के लिए, बट अक्यूज्ड का ये अता पता नहीं है ना, और प्रूव हो चुका है। ये देखो यहाँ पर वर्ड प्रूव यूज़ किया गया, इट इज़ प्रूव्ड कि अक्यूज्ड जो है वो भाग गया है, या फिर उसको अरेस्ट किसी भी हालत में नहीं, दूर दूर तक उसके आसार नहीं दिख रहे हैं कि वो अरेस्ट हो सके। तो जो कोर्ट है ना, जो कमिट करने के कॉम्पिटेंट है या ट्राई करने के कॉम्पिटेंट है, वो उन विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस को, और उनके जो भी स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड कर लेगा, और जब भी बाद में जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अरेस्ट होता है तो ये स्टेटमेंट्स उसके अगेंस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, जनरल रूल क्या है कि जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है अक्यूज्ड की या विटनेस की, तो वो जो स्टेटमेंट है वो बाद में उसको वापस आके ट्रायल कोर्ट में देनी पड़ती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो कि जो अब हमें नहीं पता ना, हो सकता है कि 90 साल का प्रोसिक्यूशन विटनेस हो, अब वो दोबारा तो पता चला जब अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ तब तो वो क्या कहते हैं जिंदा ही नहीं बचा तब तक, तो इन दैट केस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और वो स्टेटमेंट उसके अक्यूज्ड के अगेंस्ट फिर भी रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये एक 299 एम्पावर करता है कोर्ट को कि एविडेंस को रिकॉर्ड किया, वर्ड एविडेंस यूज़ किया गया। देखो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट वर्सेस जो 164 में रिकॉर्ड करता है सबसेक्शन 5 में, उसमें बहुत अंतर है ना। वो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है, पर यहाँ पे इट कैन बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर मान लो डेपोनेंट मतलब जो बंदा जो विटनेस स्टेटमेंट जो दे रहा है, डिपोज कर रहा है, अगर वो मर चुका है या एविडेंस देने आ नहीं सकता, या फिर उसको बुलाना है तो मतलब एंड ही कैन नॉट बी फाउंड, या फिर उसको बुलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लग रहा है जो बहुत ही अनरीजनेबल होगा, है ना। मान लो अब्रॉड रहने लग गया, अब एक स्टेटमेंट दिलाने के लिए उसको इंडिया तो बुलाएंगे नहीं, तो इन दैट केस द स्टेटमेंट दैट वॉज गिवन बाय हिम at the initial stage of the proceeding can be used at the subsequent stage of proceeding. अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही बात करता है ना। तो और ये बोला गया है कि अगर जो ऑफेंस है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है ना, और ऐसे अक्यूज्ड द्वारा कमिटेड है जिसका जो अननोन है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, कि भाई तुम इंक्वायरी करो और एग्जामिन करो कोई विटनेसेस हैं क्या, और अगर हैं तो उनका स्टेटमेंट पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा ग्रीवियस ऑफेंस है, और इसीलिए हमें इसका ट्रायल जितने अप्रोप्रिएट मैनर में हो सके, जितना स्पीडी वे में हो सके उतना बेटर है। राइट, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। इसको एक बार आप घर जाके पढ़ना। ये देखना कि 205 का इंटरप्ले होता है 299, 317 और 273 के साथ। अगर ये पूछें कि क्या एप्लीकेशन 205 की जो एग्जाम्पशन की है वो 482 में लगा सकते हैं क्या, अगर ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं जो 205 में नहीं दिए, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट।